वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज हमारी डेट जो है वो 16 तारीख है। 16 तारीख के काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और काफी इंटरेस्टिंग रहेगा लेक्चर। लेक्चर को सुनिए, एंड तक बने रहिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेक्चर के ऊपर कि क्या क्या चीजें हमसे इसमें पूछी जा सकती हैं। तो देखिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये है हमारे नंबर जिस पे आप कॉल कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल आपके सामने है और ये है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। 5 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश के ऊपर है, एक एआरटी एक्ट अभी न्यूज में चल रहा है, ब्लैक बक के ऊपर, ओजोन लेयर और पॉलीमर। ये है इंपॉर्टेंट 5 आर्टिकल्स। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पर आंध्र प्रदेश। अब आपको पता है कि आंध्र, ये मैं ज्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं, ये बेसिक बेसिक चीजों के ऊपर है। आंध्र प्रदेश जो है वो यहाँ पर उसमें से तेलंगाना डिवाइड हो जाता है। आपको ये बात पता है? तो आंध्र प्रदेश से जो है तेलंगाना का डिवीजन हुआ है उसको 8 साल हो चुके हैं। करीब 2014 में पास हुआ था ये एक्ट। फिर भी आज भी जो दोनों देशों के, दोनों राज्यों के बीच में असेट्स और लाइबिलिटीज थी वो अभी तक भी सॉल्व नहीं हुई है। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आंध्र प्रदेश के पास है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी तेलंगाना के पास है। तो डिविजन डिलेमा है, इनके बीच में विभाजन की दुविधा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स है दोनों के बीच में। तो यही चीज है। करीब 245 इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने डिवाइड करा और 1.42 लाख करोड़ यहाँ पे बन रहे थे। ये एक्ट ने सारी सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं कि किस तरीके से डिवीजन और कैसे होगा, ठीक है। टोटल जो फिक्स्ड असेट है यहाँ पर उसकी वैल्यू भी यहाँ पर निकाली गई है, ठीक है। वैल्यू वगैरह आपसे कोई नहीं पूछेगा, ये नहीं पढ़ के जाना। लेकिन यहाँ पे आंध्र प्रदेश जो है, यहाँ पर ये जब डिवीजन किया था यहाँ पर, तो एक एक अलग से कमेटी बनाई गई थी, उसके हिसाब से सब कुछ किया जाएगा। वहां पे तेलंगाना जो है, मतलब आंध्र प्रदेश ने कहा था कि यहाँ पर क्या करो कि जो भी वो कमेटी यहाँ पर सिफारिशें रखेगी आप उसको मान लो, ठीक है। वही तेलंगाना का ऐसा कहना था कि भाई हम लोग यहाँ पर जो है उस कमेटी की नहीं मानेंगे क्योंकि वो कमेटी आंध्र प्रदेश का फेवर कर रही है। वो कमेटी हमारा फेवर कर ही नहीं रही है, वो आंध्र प्रदेश का फेवर कर रही है, ऐसा बोल दिया उन्होंने। तो इस तरीके से दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रही थी। अब उन्होंने ये भी बोला था कि भाई जब ये पहले एक हुआ करते थे तो कुछ ऐसे असेट हैं जो कि दोनों के कॉमनली दिल्ली में बने हुए हैं। जैसे आंध्र प्रदेश भवन, अब तेलंगाना भवन तो कोई बना ही नहीं है। तो इस प्रकार की ये भी चीजें हैं कि ये भी तो सोचना पड़ेगा ना क्या करना है। तो इस समय जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे आता है। काफी मीटिंग्स आपस में यहाँ पे कंडक्ट करी जाती है और इन सबको सॉल्व करने के लिए, स्टेट्स के बीच के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री यहाँ पर आगे आती है सॉल्यूशंस के लिए। तो ये जो कमिटीज हैं और ये सारी चीजें हैं वो यहाँ पर होम मिनिस्ट्री पूरे तरीके से सॉल्व करती है, ठीक है। और इन सब इश्यूज में भी यहाँ पर जो है ये 12 इंस्टीट्यूशन है, इनका डिवीजन कैसे रहेगा, इनमें डिले हो रहा है, इसमें क्या किसके अंडर जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट किस में जाएगा, जैसे आंध्र प्रदेश जनरेशन कॉर्पोरेशन है, एपी जेन को, तो वो तेलंगाना को भी अभी सप्लाई करती है। तो वो इशू कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी के मसले हैं, आवास मंडल के मसले हैं, ठीक है। और जो भी इस तरीके के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये बातें नहीं लिखी हुई। तो यही है कि सबसे पहली चीज, इसको सॉल्व करने का सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, दोनों के बीच में सहमति कराई जाए। कंसेंसस का मतलब क्या होता है? सहमति करना। दूसरा, दोनों स्टेट यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट करें कि भाई दोनों स्टेट जो है वो जो भी कमेटी बनाएंगे उनकी सिफारिशों को ये नहीं समझेंगे कि ये बायस्ड है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, बिकॉज जब से तेलंगाना शिफ्ट हुआ है तो तेलंगाना की कैपिटल क्या बन गई है? हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश यहाँ पे सेपरेट हो गया। तो सेपरेशन की वजह से हेडक्वार्टर्स का इशू काफी बड़ा आ गया। इंडिपेंडेंट ऑडिट करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। पॉपुलेशन रेशो, ये सब चीजें हैं। तो कमिटमेंट्स पूरी करने के लिए सेंटर को यहाँ पर जरूरी है कि वो हस्तक्षेप करे, इंटरफेयर करे, राइट। तो ये थे इसके पूरे आर्टिकल्स जो आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट आर्टिकल था, बहुत डिटेल में नहीं था इसमें, मतलब बेसिक बेसिक बात थी। आपको बेसिक बेसिक चीजें इसके अंदर पढ़नी है अच्छे से, ठीक है ना। तो वही बेसिक चीज थी आपको जो अंडरस्टैंड करनी थी यहाँ पर। अब ऐसे ही हम लोगों का सेकेंड आर्टिकल आता है एआरटी एक्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। बहुत टाइम से न्यूज में चल रहा है। अब केरला के हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर काफी बातें कही हैं। तो अभी यहाँ पर क्या है कि भाई एक फैमिली जो है
फैमिली को, परिवार को आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना, इसके ऊपर यहाँ पर एक जो है वो बोला गया है कि एक लिमिट जो है फिक्स करो कि कब तक के पर्सन की पर्सनल चॉइस रहेगी कि वो फैमिली को यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि फैमिली को आगे बढ़ाना है यानी वो एक व्यक्तिगत इच्छा रहती है। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत साफ ये बात लिखी है। इसे हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। आर्टिकल 21 एक ऐसा आर्टिकल है जिसको सबसे ज्यादा बार आज तक जो है वो चेंज किया गया, उसमें जो चेंजेस लेके आए गए हैं वो यहाँ पर सबसे ज्यादा बार इसी में चेंजेस लाए गए। ठीक है, समझे बात को। तो ये है इस तरीके की चीज। अब ये जो हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है आपको दिमाग में रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर बोला है कि भाई ये जो पूरा आर्टिकल है ये हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो अभी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है इसमें ये बोला गया था कि जितने भी एआरटी क्लिनिक्स और ये सब है इनके लिए इसने लिमिट फिक्स करी है कि अगर आपको कभी भी सहायक प्रजनन तकनीक चाहिए होती है, सरोगेसी और ये सब चीजें, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, स्पर्म ट्रांसफर हो गया, इन सब के लिए वुमेन की एज 50 ईयर्स है और मेन की एज 55 ईयर्स है। ठीक है, जो इनफर्टिलिटी होता है ना, जो बांझपन होता है, उसकी समस्या को दूर करने के लिए जो सरकार ने लिमिट फिक्स की है ना, वो आपके सामने मैंने लिखी हुई है कि ये वाली पूरी एक लिमिट है, इस लिमिट के तहत ही सारी चीजें चलेंगी। ठीक है, तो वो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, आईवीएफ और ये सारे टेक्निक्स दिमाग में रखनी है। इस पूरे जो हमारा ये कंटेंट है इसी में लिमिट फिक्स कर दिया आर्टिकल 21, बिकॉज आर्टिकल 21 में साफ लिखा है कि राइट टू रिप्रोडक्शन हमारा, राइट ऑफ अ फीमेल टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइसेस, ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है। तो इसकी एक लिमिट, जो इसकी एज है वो दिमाग में रखिएगा। तो इस कंट्रोवर्सी में काफी ज्यादा ये चीजें आई कि भाई ये जो एज है ये गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इस पे काफी ये वाली बातें हुई हैं। जजेस का भी ऐसा कहना है कि अगर हम इसमें कोई एज का रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो मतलब कि हम बिना कोई प्रावधान, हम प्रावधान दे रहे हैं, ठीक है, उसके साथ हम यहाँ पर एज का रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये है एक कंट्रोवर्सी। इसमें जो हमारी सरकार है वो भी यहाँ पे रोल प्ले करती है। वो ये कहती है कि भाई जैसे कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं, मौलिक अधिकार सभी के पास है, लेकिन उन मौलिक अधिकारों पर क्या लगाया जाएगा, रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, उन पर एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन थोपी जाएंगी। वो आर्टिकल 21 के तहत है। तो बस वही चीज है कि स्टेट यहाँ पर कभी भी इसमें हस्तक्षेप करके इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो भी यहाँ पर एआरटी ट्रीटमेंट ले रही हैं 25 जनवरी 2022 तक वो आगे लेते रहे, उसके बाद के लिए ये एज लिमिट है। ठीक है, तो ये एज लिमिट बाद के 25 जनवरी के बाद के जितने भी लोग हैं उनके लिए यहाँ पर लगाई गई है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो वही चीज है इसके अंदर। अगला आर्टिकल है ब्लैक बग के ऊपर, 12 काले हिरन, सुना होगा सभी लोगों ने काले हिरन के बारे में, जो कि हमारी इंडिया में भी बिल्कुल अवेलेबल है। काला हिरन भारतीय उपमहाद्वीप में भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ब्लैक बग जो है वो थोड़ा सा उनकी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी सी अलग होती है बाकियों से। उनका जो मेल होते हैं उनका अलग से यहाँ पर नर के सींग कॉक्सक्रू के आकार के होते हैं, उनके बाल काले से गहरे भूरे रंग के होते हैं, मादाएं भूरे रंग की होती हैं यहाँ पर। ठीक है, इंडिया में अच्छे खासे रीजन में मिल जाती है ये। और इनका ये भी होता है कि ये झुंड में ही यहाँ पर जो है वो ट्रैवल करते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है। ठीक है ना, तो ये चीज है यहाँ पर, समझे आप पूरा। तो इस तरीके से ये चीजें, ज्योग्राफिकल चैलेंजेस इसमें ये सब चीजें हैं। तो अभी इनकी सर्वाइवल के ऊपर ही काफी ज्यादा बात हो रही थी कि ब्लैक बग जितने भी हैं उनका सर्वाइवल किस तरीके से होगा। ठीक है, सर्वाइवल स्टोरी है उनकी ये वाली पूरी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इनको बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि भाई ये सरवाइव करने के लिए स्प्लिट हो रहे हैं, आपस में फाइटिंग कर रही हैं, ह्यूमन डोमिनेशन में रहने में इनको समस्या हो रही है। तो ऐसा पता चला है, ज्योग्राफिकल से पता चला है, रिसर्च हुई है इसमें। आपको पर्सन का नाम याद रखने की जरूरत नहीं, इन्होंने यहाँ पर पूरे ब्लैक बग्स जितने भी मिलते हैं उसके जेनेटिक प्रोफाइल्स को कलेक्ट करा है, 12 सैंपल्स लिए हैं, हर अलग अलग जगह से, अलग अलग 8 स्टेट से लिए हैं, जहाँ पे इन्होंने डीएनए की सीक्वेंसिंग करी है, इनके फीकल सैंपल्स को कनेक्ट करा है, ज्योग्राफिकल लोकेशन के साथ एक मैप तैयार करा है, और ये बताया कि भाई जो पॉपुलेशन है इनकी वो दो पार्ट में बट रही है, नॉर्दर्न और सदर्न में। ईस्टर्न भी एक और है यहाँ पर, वो लेकिन अलग रहेगा, मेल अलग यहाँ पे डिस्प्यूट हो रही है, डिस्पर्स हो रही है। ठीक है,
तो इससे ये पता चला कि भाई जो नर की इनकी स्पीशीज है वो ज्यादा फैलने को देखने को मिल रही है, फीमेल की कम देखने को मिल रही है। तो पॉपुलेशन भी यहाँ पर देखने को मिली है, और इनकी पॉपुलेशन पहले से ज्यादा बड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि मानव प्रजाति जो है प्रधान क्षेत्र में भी ये रहने में सफल हो रही है। समझे भाई? तो ब्लैक बग का ये है। ब्लैक बग को कंजर्व करने के लिए भी यहाँ पर स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि राजस्थान में ब्लैक बग को कंजर्व करना बहुत एक तरीके से होली एनिमल के रूप में जाने जाते हैं, तो उनको कंजर्व करना सरकार ने उसके लिए भी काफी स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करी है। ठीक है, या आप पढ़ सकते हो IUCN में। कंजर्व करने के लिए अलग से रिजर्वेशंस भी बनाए हैं, जैसे यूपी में भी बनाया गया था, फर्स्ट ब्लैक बग कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है। हैबिटेट को इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च और स्टडीज भी यहाँ पे की गई हैं। तो जैसे हम प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ते हैं, बाकी सब चीजें पढ़ते हैं, तो काफी सारी चीजों को यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ बनाया गया। सेम एज दैट पे यहाँ पर भी अलग अलग जगह पे हैबिटेट जोन्स में अलग अलग चीजें बनाई गई हैं। ठीक है, तो ब्लैक बक इंडियन एंटीलोप भी कहते हैं, मीडियम साइज का होता है, इंडिया नेपाल में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी ये न्यूज में है ब्लैक बक, तो हमसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि ब्लैक बक जो है वो किस टाइप के एनिमल्स होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हमसे पूछे जा सकती है। और सबसे ज्यादा ये दिन के समय एक्टिव होते हैं, मेल फीमेल और बैचलर्स भी होते हैं। ठीक है, और ये जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं मिलते हैं, ये भी याद रखिए। ठीक है, कि ये पाकिस्तान और इसमें नहीं देखने को मिलते हैं। यही तो चीजें मेन पूछी जाती है कि कहाँ पर आपको ये देखने को मिलते हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है। ठीक है ना? तो ये चीजें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये आपको देखने को मिलेंगे अच्छे खासे। इनकी पॉपुलेशन पहले से ज्यादा इंक्रीज हुई है। अगला है भाई ओजोन लेयर का रिवाइवल। आप लोग जानते हैं कि अभी ओजोन होल जो है वो डिस्कवर किया गया है, ओजोन होल अंटार्कटिका में। उसी प्रकार से अब ऐसा कहा जा रहा है कि इसको रिवाइव किया जाएगा। तो बेसिकली बात यह है कि यार जो ओजोन लेयर है वो हमें बहुत ज्यादा यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, जितनी भी सन की आने वाली हार्मफुल यूवी रेज होती है उससे वो प्रोटेक्ट हमें प्रोवाइड करती है। जो साइंटिस्ट ने भी यहाँ पर डिस्कवर किया कि अंटार्कटिका में एक होल होता जा रहा है, तो उसी के लिए यहाँ पर रिवाइवल प्रोसेस चल रहे हैं। ओजोन को रिवाइव करने के लिए ऑलरेडी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चल रहा है। मॉन्ट्रियल जो है ये कनाडा की जगह है जहां पे ये पूरा हुआ था। तो कनाडा के प्रोटोकॉल 1989 में हुआ था, जहां पे ये बोला था कि जिनकी वजह से ओजोन यहाँ पे डिप्लीट होता है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, उनको यहाँ पे रोक दिया जाना चाहिए, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोजेंस और ये सब। तो यही बात बोली गई है यहाँ पर। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तब से हमारे यहाँ पर है। और अब अगस्त 2022 तक आते आते ऐसा बोला गया है कि जो हम पहले के टाइम पे हम जो थे जिस पोजीशन पे, वैसे ही वापस अब आ रही हैं, धीरे धीरे रिवाइव हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसको कंप्लीट वापस ठीक होने में 4 डिकेड 40 साल का समय यहाँ पर ओजोन लेयर का लग गया। O3 कहते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने यही बोला है कि ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाने में जियो इंजीनियरिंग का भी एक बड़ा कारण है। जियो इंजीनियरिंग क्या चीज है? जियो इंजीनियरिंग जो है वो एरोसोल के इंजेक्शन जो है वहां पे लगना, एरोसोल के इंजेक्शन की वजह से सनलाइट रिफ्लेक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रेटोस्फेयर में जाता है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो खराब होती है। तो ओजोन होल आने की वजह से समस्याएं होती है, स्किन कैंसर्स होते हैं। तो यहाँ पर सरकार को भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की दी गई बातों को ध्यान में रखते हुए जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है पहले तो उसको रिड्यूस करना चाहिए, और क्लाइमेट चेंज को यहाँ पर और ज्यादा ठीक करने की जरूरत है। तो पहले तो यही करो। उसके बाद जो धीरे धीरे जैसे किगाली अग्रीमेंट हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद किगाली अग्रीमेंट हुआ, जिसमें यही बोला कि भाई और नए हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन उसको बैन करो। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है उनको यहाँ पे बैन करके ग्लोबल वार्मिंग भी हमारा ठीक हो सकता है। ठीक है, तो एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर्स में जो भी यहाँ पर CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता है उनको स्टॉप करने की जरूरत है। तो यही था ये वाला चीज। ठीक है भाई, अगला ऐसे ही हमारा लास्ट आर्टिकल है। इसरो ने अभी हाल फिलहाल में पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल को टेस्ट करा है। ठीक है, 1 जनवरी को, जिसमें यहाँ पर स्पेस में एक पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल यहाँ पे छोड़ा जाएगा कुछ ही समय के लिए। वहां पर जो है जो भी
चीजें पावर सिस्टम और फिजिक्स की थी, वो सारी चीजों का हमें डेटा यहाँ पे मिलेगा उस सेल की वजह से। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और विदाउट फ्यूल वो यहाँ पर इजीली जो है डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका यही है कि ये हमारे बहुत काम आने वाला है। आज के टाइम पे जो इंजन्स होते हैं, कल को आने वाले जो इंजन्स होंगे व्हीकल्स में, वो इससे रिप्लेस भी किए जा सकते हैं। एमिशन फ्री ट्रांसपोर्टेशन भी दे सकते हैं ये वाले जितने भी सेल्स होंगे हाइड्रोजन वाले, वो उससे जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, पॉल्यूशन होता है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको स्टॉप किया जा सकता है। ठीक है भाई, इसको यहाँ पर स्टार्ट किया था इसरो ने PSLV C58 एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट के थ्रू। और आगे ये बोला जा रहा है कि इंडिया का स्पेस स्टेशन भी 2035 तक तैयार हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसरो बहुत ज्यादा स्पेस सेक्टर में काम कर रही है। मैंने इसरो के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको ऑलरेडी बताए हैं, निसार, नासा के साथ मिलकर के, और भी मैंने शुक्रयान, गगनयान, काफी सारी बातें आप लोगों को ऑलरेडी बताई हैं। आई होप आप लोगों को वैसे ही आती होंगी। ठीक है, बाकी अभी भी पढ़ सकते हो। इसरो यहाँ पर लिथियम आयन सेल्स बना रहा है जिसमें लो कॉस्ट रहेगा, जो 24 सेल्स होते हैं उसकी जगह वो वाले सेल्स यूज किए जाएंगे बैटरी में। ठीक है ना, तो ये सब चीजें हैं। बाकी आज के क्वेश्चंस देख लीजिए भाई। यहाँ पर जो है मिथिला में सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में देवी सीता का जो जन्म स्थल हुआ था, वहां पे विकास करने की जो बात हो रही है उसी के ऊपर ये सवाल है। ठीक है भाई, तो ये जो पूरा आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, पहले अच्छे से क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो। आप वीडियो को, जब भी क्वेश्चन बढ़ाया जाए आपको वीडियो पॉज करनी है, फिर क्वेश्चन को रीड करना है। उससे क्या है कि पूरी इंफॉर्मेशन आप तक पूरी पूरी तरीके से पहुंच जाएगी। ठीक है ना, तो ये जो पूरी जगह है मिथिला, मिथिला एक रीजन है जो कि महानंदा रिवर के अराउंड बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो मैथिली लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर डेवलप कर रही है बिहार की सरकार 72 करोड़ में, जहाँ पर जो है इस पूरी एपिक में यहाँ पर सीता माता के लिए वैदेही, जानकी, सीता, मिथिलापुरी, ये सब जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। मिथिला विष्णु पुराण में भी इनका विस्तार किया गया कि भाई ये आज के समय के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, नेपाल के कुछ क्षेत्रों में है। ये वो जगह है जहाँ पे सीता माता का जन्म हुआ था। पहले मतलब इसका नाम वैदेही किंगडम, विदेहा किंगडम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यही चीज है। और आज के समय का ये हिस्सा भारत के इस हिस्से के नाम से जाना जाता है। बिहार के हिस्से में जो बताया ना मैंने अभी, वहां के नाम से जाना जाता है। तो ये भी जरा याद रखिएगा, मिथिला एरिया। तो बिहार की सरकार डेवलपमेंट जो कर रही है उस पे सवाल बन सकता है। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जहाँ पे हुआ था वहां पे इम्प्रूव करने के लिए परमिशन दी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है जो हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री और इलेक्शन कमीशन के बीच में साइन हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था। मैंने बताया था कि सरकार ये चाहती है कि भाई जो हमारा 6 to 12 का करिकुलम है, NCERT बुक्स में इलेक्शंस के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाए और टीचर्स को भी इस पूरे के ऊपर जानकारी दी जाए। जिसमें क्या होगा कि बच्चों को MP, MLA इनमें क्या फर्क होता है, आप किसको वोट देते हो, पंचायत, वार्ड सिस्टम, इसके बारे में पूरा एक ना एक्सप्लेन करके पूरा समझा जाएगा। केवल एक छोटी सी पॉइंट नहीं होगा, डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन सरकार द्वारा दिया जाएगा और वो हमारी बुक्स में ऐड होगा। तो ये तो बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेप है हमारी सरकार की तरफ से। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये एक लिया जा रहा है फ्यूचर वोटर्स को यहाँ पर एनकरेज करने के लिए। ठीक है, NCERT टेक्स्ट बुक में इलेक्टोरल लिटरेसी के बारे में यहाँ पर सिखाया जाएगा और ये टीचर्स को भी यहाँ पर चीजें बताई जाएगी। तो वही चीज है यहाँ पर। ठीक है भाई, अब ये जो आज का मेंस का क्वेश्चन है वो रायमाटी घुरिया के ऊपर है। ये मैंने आपको कल बताया था इनके बारे में, जिनको क्वीन ऑफ मिलेट्स के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने
जो है अलग अलग रेयर स्पीशीज की मिलेट्स को यहाँ पर रिवाइव करा है, बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व करा है। तो ये वाले स्टेप्स भी मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, ये पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने लास्ट वीडियो में। जिसको इसका आंसर देखना है वो लास्ट वीडियो के क्वेश्चंस वाले सेक्शन को देखिए, अपने आप आंसर मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को आता भी होगा ये चीज। ठीक है, कोशिश कीजिएगा पूरे को यहाँ तक कंप्लीट करने की। इस पूरे को लिखना भी है आप सभी को, पूरा का पूरा कंप्लीट करना है इसको, ठीक है ना। तो ये अपना कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय।